मेरा नाम है ज़ैनब। आज हम मज़मून सिविक जमात हम का चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं। नज़र पाकिस्तान और तहरीक पाकिस्तान आपके बुक पेज नंबर 47 पे है ये चैप्टर। जो सवाल नंबर 4 था उसका हमने पहला हिस्सा पढ़ लिया था कि तहरीक पाकिस्तान के हवाले से 10 जैन शख्सियत का किरदार वाज़ह करें। सर सैयद अहमद ख़ान का पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। अब जो हमारे पास शख्सियत हैं वो अल्लामा इकबाल हैं। अल्लामा इकबाल जो हैं वो एक मशहूर शख्सियत थी जिन्होंने पाकिस्तान के बारे में एक ख्वाब देखा और उन्होंने जिन इलाकों के बारे में जिस ख्वाब भी मैं बताया था उसी तरह पाकिस्तान जो है उसकी अमली शक्ल है। पाकिस्तानी कौम जो है जिन रहनुमाओं को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखती है उनमें अल्लामा इकबाल एक अहम और मशहूर शख्सियत है। ये ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि पूरे बरज़गीर में एक मशहूर शायर थे और एक अजीम फ़लसफ़ी थे। वो जो है तर्जुमान इस्लाम भी थे। उनका शुमार जो है वो सियासतदानों में भी होता था क्योंकि आपने बरज़गीर के मुसलमानों को एक अलग ममलिकत का ठोस तस्वर दिया था। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए और वो एक दीनदार घराने में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम आपने वहीं से हासिल की। फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से आपने बीए किया, फ़लसफ़ा में एमए की डिग्री हासिल की और 1905 में आला तालीम के लिए यूरोप चले गए। इंग्लैंड से बार एट लॉ और यूनिवर्सिटी जर्मनी से जो है पीएचडी की डिग्री हासिल की और वापसी पे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में बतौर उस्ताद काम किया। फिर वो जल्द ही मुलाजमत को छोड़ के वकालत के पेशे से मुंसलिक होकर आप पंजाब असम्बली के रुकन भी रहे और 21 अप्रैल 1938 में आप जो है वो वफात पा गए और आपका जो मकबरा है वो बादशाही मस्जिद लाहौर में है। बादशाही मस्जिद लाहौर में बादशाही मस्जिद के बिल्कुल सामने लाहौर में है। अल्लामा इकबाल की क्या खिदमत थी? अल्लामा इकबाल ने तहरीक पाकिस्तान में जो है अहम किरदार इस तरह से है कि आप वतन परस्त थे और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे। आपके इब्तदाई इशार भी आपकी इस बात की अक्कासी करते हैं। यूरोप के आला तालीम ने आपका नुक्ता नज़र को बदल दिया और आपने अपने अशार के ज़रिए मुसलमानों में बेदारी पैदा की और आप पूरे आलम इस्लाम को जो है वो मुत्तहद देखना चाहते थे। फिर 1930 में आपने इलाहाबाद में एक सदाती खुतबे में मुसलमानों के एक अलग आज़ाद रियासत का तस्वर पेश किया कि उन्होंने कहा कि मुसलमान एक अलग कौम है और इसलिए आपने कहा कि जिन मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में मुसलमानों की आबादी है जैसे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और शुमाल मगरबी सरहदी सूबा तो इनको मिला के एक इस्लामी रियासत कायम कर दी जाए। फिर आपने दूसरी गोल्ड मेज काउंसिल में भी शिरकत की और मुख्तलिफ रहनुमाओं को अपने ख्यालात से आगाह किया। जब कायद अज़म इंग्लैंड में थे तो आपने उस वक्त भी 1934 में उन्हें वापस हिंदुस्तान आने की दरख्वास्त की ताकि वो मुसलमानों की रहनुमाई कर सकें। और फिर 1940 में अलग वतन का मुतालबा पेश हुआ तो अल्लामा इकबाल का जो ख्वाब जो उन्होंने 1930 में इलाहाबाद में दिया था खुतबा सदारत में अपना जो ख्वाब बताया था वो 1947 में हमारे सामने पाकिस्तान की शक्ल में पूरा हो गया और पाकिस्तान वजूद में आ गया। इसके बाद अगली शख्सियत है कायद अज़म। कायद अज़म वो शख्सियत हैं जिन्होंने जनूबी एशिया के मुसलमानों की तकदीर बदल के रख दी और अंग्रेज़ों और हिंदुओं को हिंदुस्तान तकसीम करने पर मजबूर कर दिया। कायद अज़म 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। उनके वालिद जो है फुंजा जना थे। उन्होंने इब्तदाई तालीम कराची में ही अबधारपी हासिल की और फिर आप मुस्लिम मदरसा हाई स्कूल में दाखिल हुए। मैट्रिक की तालीम के बाद आप लंदन चले गए, वहाँ लिंकन यूनिवर्सिटी में कानून की तालीम हासिल की। फिर उसके बाद जब आप वापस आए तो आपने यहाँ पे कांग्रेस के जो सदर थे दादा भाई नौरोजी जी की वसासत से आपने कांग्रेस में शामिल हो गए और फिर उसके बाद आप 1913 में सैयद वज़ीर हसन के कहने पे मुस्लिम लीग में शामिल हुए और मुसलमानों के तक जो उनकी मुसलमानों की जो तारीख थी उसका रुख मोड़ने पे मजबूर उन्होंने हिंदुस्तान के अंग्रेज़ों को मजबूर कर दिया और इस तरह आप जो है वो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मुकर्रर हुए। 11 सितंबर 1948 यानी कि एक साल के बाद जो है आप वफात पा गई आपको और आपका जो मज़ार है वो कराची में आपकी खिदमत हैं। सबसे पहले 1916 से हम मिसाक लखनऊ से कायद अज़म की शख्सियत का जायज़ा लेते हैं कि तहरीक पाकिस्तान में 1916 में जो उन्होंने मिसाक लखनऊ करवाया था हिंदू और मुसलमानों को आपस में मुत्तहद किया और हिंदुओं से जो है जदागाना इंतखाब का हक़ मनवाया मुसलमानों के लिए। दूसरा जो था 1919 में उनका एक जो अहम काम था वो ये था कि रोलर एक्ट था जिसमें एक काला कानून था जिसमें इंतजामिया को लामहदूद इख्तियार थे। कायद अज़म ने इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की और कहा कि जो कौम अमन के ज़माने में काले कानून बनाती है वो महज़ब कौम नहीं हो सकती। फिर 1927 में आपकी तजवीज़ दिल्ली जो है उसमें जुदाखाना इंतखाब से हक से दस्तबरदार होकर हिंदुओं से दीगर बहुत सारी आइनी मराहत हासिल कर ली।
اس کے بعد جو 1928 میں نہرو رپورٹ آئی تھی، آپ نے اس کو بالکل مسترد کر دیا کیونکہ وہ بالکل مسلمانوں کے خلاف تھی، اور 1929 میں آپ نے 14 نکات پیش کیے جس میں پاکستان کی منزل کا تعین بھی جو ہے وہ طے ہو گیا۔ گول میز کانفرنس میں بھی آپ نے شرکت کی 1930 1931 میں، اور مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کی قومی تشخص کو برقرار رکھا، اور مردہ مسلم لیگ میں آپ نے جان ڈالی، اور سب سے اہم کہ آپ نے 1940 میں جو قرارداد لاہور پیش کی تھی جسے بعد میں قرارداد پاکستان بھی کہتے ہیں، وہ منظور کی، جس میں 2 قومی نظریے کی آپ نے وضاحت کی تھی۔ 1940 سے 45 کے درمیانی عرصے میں آپ نے حکومت اور سیاسی جماعتوں کے درمیان مختلف کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان مفاہمت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس میں مختلف جو ہے وہ کمیشن بھی آئے اور مختلف معاہدات وغیرہ بھی ہوئے، لیکن جس میں اہم جو ہے وہ کرس مشن ہے، جناح گاندھی مذاکرات ہیں، شملہ کانفرنس ہیں، یہ ساری اہم اس منزل میں اس دور میں اہم کردار ادا کیا ہے 1940 سے 45 تک کے عرصے میں۔ پھر 1945 سے 46 میں جو مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوئے، اس میں قائد اعظم کی بہت زیادہ محنت کا عمل دخل تھا، کیونکہ انہی کی محنت کی وجہ سے جو ہم یہ انتخابات میں کافی حد تک کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اور پھر آخر میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 3 جون 1947 کا منصوبہ پیش کر کے کہ ہمیں پاکستان کی حامی بھر لی، اور آخر کا 14 اگست 1947 میں پاکستان وجود میں آ گیا۔ یہ قائد اعظم کی شخصیت کا حوال ہو گیا۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، مسلم لیگ کے قیام کے اراغ و مقاصد کیا تھے؟ مسلم لیگ کیوں ہوئی، اس کے مقاصد اور اہمیت پہ روشنی ڈالیں۔ مسلم لیگ کو کیوں جو ہے ہمیں کیوں مسلمانوں کو اس کی ضرورت پیش آئی؟ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ جب 1905 میں بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تو اس سے یہ ہوا کہ مسلمانوں کو فائدہ ہو گیا، اور ہندوؤں نے اس کی بہت زیادہ مخالفت شروع کر دی۔ ہندو یہ کسی صورت بھی نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ ان کو کوئی ذرا سا بھی فائدہ حاصل ہو، اور اسی وجہ سے جو ہے انہوں نے جو ہے مسلمانوں اس کے خلاف جو ہے وہ زیادہ تحریک چلائی۔ تو پھر مسلمانوں نے اپنے سیاسی مفاد کے تحفظ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، تو انہوں نے پھر ایک جماعت کے بارے میں سوچا۔ اس سلسلے میں دسمبر 1906 میں جو ڈھاکہ میں محمدن ایجوکیشن کانفرنس کا جب سالانہ اجلاس ہوا تو وہاں پہ یہ سیاسی جماعت کی تشکیل پہ غور ہوا۔ پھر 30 دسمبر 1906 میں نواب وقار الملک کی زیر صدارت اجلاس میں جو ہے نواب سلیم اللہ کی تحریک پہ آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ قائم ہوئی۔ سر آغا خان اس کے پہلے صدر مقرر ہوئے، اور مرکزی دفتر اس کا علی گڑھ میں تھا۔ اس کا مقصد کیا تھے، اس کے مقاصد کیا تھے؟ ایک تو یہ تھا کہ یہ سب سے پہلے مسلمانوں کی سیاسی جماعت تھی، اور ان کے جو ہے سیاسی طور پہ ان کے بات چیت کے لیے یہ تھی کہ کوئی ایک ایسا لائمل، ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں سے مسلمان بھی اپنے حق میں بول سکیں۔ اور پھر یہ تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں برطانوی حکومت کے لیے جذبہ وفاداری پیدا کرنا تاکہ حکومت کی غلط فہمیوں کو بھی دور کریں، اس کا دوسرا مقصد یہ تھا۔ تیسرا یہ تھا کہ مسلمانوں کے حقوق و مفادات کا تحفظ کرنا، ان کے مطالبات کو حکومت تک پہنچانا جو کسی صورت پہ نہیں پہنچے تھے، کیونکہ ہر معاملے میں کانگریس سب سے آگے تھی اور مسلمانوں کے جو حقوق و مفاد کا تحفظ نہیں ہو رہا تھا۔ ہندوستان کی دوسری اقوام خصوصاً ہندوؤں کے ساتھ بھی انہوں نے تعاون کا جو ہے وہ اس میں اہم مقصد تھا۔ اہمیت کیا تھی؟ اس مسلم لیگ جو ہے وہ پاکستان کی بانی جماعت ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ قائد اعظم نے 1913 میں اس میں شرکت کی اور اس کو پھر مزید فعال بنایا۔ آپ نے اس پلیٹ فارم پہ بہت سارے کارنامے سر انجام دیے اور آخر مسلمانوں کی یہ نمائندہ جماعت بن گئی۔ مسلم لیگ کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو احساس کمتری سے بچایا جائے، اور 1909 میں جداگانہ انتخاب کے مطالبے کا حق بنوانے میں بھی ان کو کامیابی حاصل ہوئی۔ پھر انہوں نے 2 قومی نظریے کو بھی تقویت دی۔ مسلم لیگ نے برصغیر کے مسلمانوں کی سیاسی شعور اور ملی احساس پیدا کیا، اور پھر آزادی کی جدوجہد میں ایک نئی زندگی بخشی۔ مسلم لیگ نے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جہاں پہ وہ اپنے حقوق کا تحفظ کر سکیں، اور حکومت سے جو ہے اپنے مطالبات کو مؤثر طریقے سے حکومت کے سامنے پیش کر سکے۔ مسلم لیگ کے اجلاس میں علامہ اقبال نے 1930 میں ہی سب سے پہلے تصور پاکستان پیش کیا۔ پھر 1940 میں مسلم لیگ کی طرف سے جو باقاعدہ قرارداد لاہور ہوئی تھی اس میں تو الگ وطن کا مطالبہ کیا، اور یہ سب جو ہے وہ قائد اعظم کی جدوجہد کی وجہ سے ممکن ہوا۔ اور جب 1913 میں آپ نے مسلم لیگ میں شرکت کی تو انہوں نے اس کو زیادہ فعال بنا دیا، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان ایک اسلامی مملکت کے طور پہ مارج وجود میں آئی۔ یہ تھی اس مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد اور اہمیت۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے، قائد اعظم کے مشہور 14 نکات۔
कायद आज़म के मशहूर 14 नकात जो हैं वो तारीख में बहुत ज़्यादा अहम हैसियत हासिल है उनको, कि जब नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ तजवीज़ पेश की थी। उन कायद आज़म ने नेहरू रिपोर्ट की जो ज़ालिमाना सिफारिशात थी उनको देख के मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में सोचा। तो इस सिलसिले में आपने 14 नकात पर मुश्तमिल तजवीज़ जो हैं वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में आपने पेश की, जो कायद आज़म के 14 नकात के नाम से मशहूर हुई। ये जो तजवीज़ थी इनका जो था, इनमें मुसलमानों के हकूक़ के बारे में उन्होंने ज़्यादा हकूक़ के बारे में उन्होंने बात की थी, और मुसलमानों के हक उनको जो है हक के बारे में उन्होंने दलाइल दिए कि किस तरह मुसलमानों को जो है उनको भी हक मिलना चाहिए। जैसे हिंदुस्तान का आइन जो है वो आइंदा आइन वफाकी होना चाहिए, सूबा को खुद मुख्तारी हासिल होना चाहिए और उन्हें यकसा इख्तियारात हासिल होने चाहिए, क्योंकि कांग्रेस और हिंदुओं के सबसे ज़्यादा इख्तियारात थे और वो मुसलमानों को किसी सूरत भी आगे नहीं आने देते। इसलिए मुसलमानों के लिए आपने जुदागाना इंतखाब का तरीका इंतखाब भी इसमें बरकरार रखा। फिर आपका जो एक और इसमें पॉइंट था वो मरकज़ी असम्बली में मुसलमानों को 1/3 नुमाइंदगी, उनका मुतालबा था कि मरकज़ी असम्बली मुसलमानों को 1/3 नुमाइंदगी दी जाए, तमाम सूबों में अक़लियतों को मुनासिब नुमाइंदगी दी जाए और किसी फ़िरके की अक्सरियत को अक़लियत में ना बदला जाए। फिर कोई भी बिल या करारदाद जो है वो किसी भी कानून साज अदारे में पेश ना की जाए जब तक कि अगर उसे मुतल्लिका कौम के 3/4 अरकान इसकी मुखालफत कर दें। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका एक पॉइंट था कि सिंध को बम्बई से अलग कर दिया जाए, क्योंकि सिंध की उस तरह से हिफाजत नहीं हो रही थी, उसके हकूक़ का ख्याल नहीं रखा जा रहा था जिस तरह बम्बई को ज़्यादा इख्तियारात हासिल थे। दूसरे सूबों की तरह सूबा सरहद और बलूचिस्तान को भी इस्लाहात की जाए, उन्होंने ये भी मुतालबा किया था। हिंदुस्तान के तमाम फ़िरक़ों को मुकम्मल मज़हबी आज़ादी हासिल होनी चाहिए, मुसलमानों को सरकारी मुलाजमत में मुनासिब हिस्सा दिया जाए, इस्लामी तहज़ीब व तालीम और मुस्लिम जो थे कवानीन उनको आइन में तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और किसी सूबे की रजामंदी के बगैर आइन में तरमीम न की जाए, सूबों को हदूद में कोई तब्दीली न की जाए जिससे मुस्लिम अक्सरियत मुतासिर हो।